अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं आपके दिन का बेहतरीन स्टार्ट हुआ होगा और देखते ही देखिए सितंबर भी ख़त्म हो गया है। आज 30 सितंबर है। अक्टूबर इज़ है विच बेसिकली मीन्स कि 2020 ऑफिशियली अब अपने अख्ताम के करीब पहुंच चुका है। आखिरी के 3 माह रह गए हैं, लेकिन अगर आपकी बर्थडे आज है या करीब गुजरी है तो हमने ऑलरेडी फ़ैसला कर लिया है कि साल 2020 को हम अपनी उम्र में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस साल को हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। होती है ना कई चीज़ें आप ख़रीदते हैं बड़े चाव से और कहते हैं कि मैं इसको किसी ख़ास दिन पहनूंगा, वो ख़ास दिन आता नहीं है, दिन बन जाते हैं हफ्ते महीने साल। तो इसी तरह साल 2020 के भी जितने प्लान्स थे, लोगों ने कहा जी ट्रैवल करना है, दुनिया को देखना है, बड़ा माइलस्टोन ईयर है 2020, हमने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया है। सो बेसिकली ये साल ख़त्म हो तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे बेहतरी आएगी। लेकिन मैंने कल भी आपको इशारा दिया था कि कुछ ख़ास हलकों में जब आप फाइनेंसेस की बात करें या दुनिया के चैलेंजेस की बात करें, 2 बहुत बड़े चैलेंजेस जिनका हमें सामना है। वंस दिस पेंडेमिक इंशाअल्लाह ताला इसकी वैक्सीन तो आई जाएगी एंड विल बी आउट ऑफ इट, लेकिन उसके बाद जो हम चीज़ देख रहे हैं वो बड़ी अहम है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह हर मईशत ने, हर रियासत ने, हर मुल्क ने अपने लोगों को एक तरह से रिलीफ दिया है और उस रिलीफ के बाद आप देख सकते हैं कि पीपल हैव बीन एबल टू सर्वाइव। लेकिन इस जब कर्ज़ को वापस करना होगा तो उसकी क्या सूरत हाल है। अभी तक हमारी कारोबारी सरगर्मियाँ उस तरह पिकअप नहीं कर पाई हैं। लेकिन अच्छी बात और दूसरा बड़ा चैलेंज जो हम देख रहे हैं वो क्लाइमेट का है। उसका एक ट्रेलर एक तरह से कराची वालों ने और पाकिस्तान ने देखा जब ये बारिशें, हालिया बारिशें बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आईं। तो क्या हम तैयार हैं इन चैलेंजेस के लिए? दैट्स द बिग क्वेश्चन। हेल्थ केयर की तरफ, फैसिलिटीज़ की तरफ हमारा उस तरह से फोकस जैसे कि होना चाहिए, जैसे कि इस चैलेंज की डिमांड है, आई थिंक वो बहुत अहम है। इसके अलावा जी ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे रीड आउट कीजिए। कल का सेगमेंट पसंद करने का बहुत शुक्रिया। कल वी हैड राशिद विदास जिन्होंने अपने सर से, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने लोगों से कहा कि जी इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है अपने सर से अखरोट तोड़ने के लिए। तो मुझे कई लोगों ने कहा नहीं सर से नहीं, माथे से अखरोट तोड़ा था। इस पर ज़रा सी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको लगता है वो सर था या माथा था। मुझे लगा कि अंग्रेज़ी में यही कहना चाहिए कि ही स्मैश्ड द वॉलनट्स विद हिज हेड। एनीवे जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हमारे जज्बात और एहसासात होते हैं, वी से दैट दे आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। यानी अगर आप अंग्रेज़ी में सोचने, समझने, लिखने, पढ़ने के कायल हैं तो आपकी अपनी सोचों की, अपने आप से गुफ्तगू करने की ज़बान भी वही बन जाती है। और जब आप उसको कभी कभार ट्रांसलेट करना चाहते हैं दूसरों के लिए तो आपके लिए मुश्किल होती है। आप कई पाकिस्तानी ड्रामों में देखें, अगर कोई गैर मुल्की या पाकिस्तानी निजात अमरीकी का कैरेक्टर दिखाया जाता है तो पहले कोई बात अंग्रेज़ी में करता है और फिर उसको आम फहम बनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए उसी बात को उर्दू में करता है। मिसाल के तौर पे वेयर इज़ द कार, और फिर टर्न अराउंड करके कहेगा गाड़ी कहाँ है। तो ये बड़ा अहम है कि हम तर्जुमे में उसको ट्रांसलिटरेट ना करें। ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन में बहुत फ़र्क होता है। ट्रांसलिटरेशन से मुराद है कि लफ्ज़ी मायने, बिल्कुल उसका जो मफ़हूम है वो बिल्कुल बग़ैर किसी कहना चाहिए उसको फ्लावरी बनाए हुए, मुहज़्ज़ब बनाए हुए आपके सामने रख दिया गया है। लेकिन हर ज़बान का एक एसेंस होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि जो पोइट्री है, प्रोज़ है, जो आपके कौल हैं, फ़िलोसॉफ़िकल बातें हैं, उनके लिए उसका सही तर्जुमा होना बड़ा अहम है। कुरान हकीम की बात करें, दुनिया की हर ज़बान में उसका ट्रांसलेशन मौजूद है, लेकिन उस पर काफ़ी अरसा लगाया गया क्योंकि क्लासिकल अरबिक को जब आप ट्रांसलेट करते हैं यू नीड टू बी वेरी वेरी ऑफ दैट। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे यानी तर्जुमे का दिन मनाया जा रहा है। जनाब, दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबानों में अंग्रेज़ी, अरबी और स्पेनिश का शुमार किया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए उसमें फ़्रेंच भी बहुत ज़्यादा मकबूल है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह अब दुनिया में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई थी, मोबिलिटी लोगों की आई थी, तो अगर अमेरिका की बात करें आपको जानकर हैरत होगी कि अंग्रेज़ी के बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पे बोले जाने वाली ज़बान तमिल है। तमिलियंस वहाँ पे बड़ी तादाद में हैं तो वो तमिल ज़बान बोलते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया की बहुत सारी ज़बानें नापैद होती चली जा रही हैं। कई डायलेक्ट्स ऐसे हैं, कई छोटे कबीले, मिसाल के तौर पे अफ्रीकी कबीले थे या फिर साउथ अमेरिकन कबीले थे, वो ज़बान बोलने वाले अब लोग कम से कम होते जा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की भी
भी बात करें, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने बुज़ुर्गों की जनरेशन को देखते हैं, कम से कम वो फ़ारसी में, अरबी में, हिंदी में, बंगला में, इन सारी ज़बानों में फ्लुएंट हुआ करते थे। लेकिन आज की जनरेशन की बात करें तो अक्सर हमारे बुज़ुर्ग और हमारे वालिदैन ये कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं, इनसे उर्दू छोड़ो अंग्रेज़ी भी सही नहीं बोली जाती। खैर जी, दिस गिव्स अस अ लॉट टू च्यू अपॉन, और ज़बान सीखना हमेशा आपके फ़ायदे में जाएगा। आप ये देखें कि जितने इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स पाकिस्तान आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबानें सीखते हैं। लेकिन अगर हम अपने ख़ित्ते की ही बात करें, हिंदी तो चलें हम समझ लेते हैं उर्दू की वजह से, लेकिन ना हमें फ़ारसी, ना हम अगर अफ़गानिस्तान में जैसे पश्तो बोली जाती है वो पश्तो हम उतनी ज़्यादा आम फहम नहीं है, ऑल्दो देयर इज़ अ बिग पश्तो स्पीकिंग कम्युनिटी इन पाकिस्तान। चाइनीज़, मैंडरिन पूरी दुनिया ने सीख लिया, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पास मैंडरिन स्पीकर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो अगर आप वाकई बच्चों को, आप कह रहे हैं ना साल ज़ाया हो गया, क्या करें, कोई ज़बान सिखा दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे पास आज टूरिज़्म के हवाले से भी रिपोर्ट है और बच्चों के लिए एक बड़ा अहम सेगमेंट है, तो हमारे साथ रहिए। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। जी जनाब, जैसे ही मैं इस तरफ आती हूँ लोगों को पता चल जाता है कोई पॉलिटिकल या सियासी या फिर हो सकता है कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड हम बात करने लगे। सबसे पहले आपको बताएं जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस बात को वाज़े कर दिया है कि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाए एंड ही शुड बी मेड टू फेस द कोर्ट्स। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी हमारे सामने। लेकिन इसके अलावा भी आपको बताते चलें कि वर्ल्ड ओवर व्हाट हैव बिन द डेवलपमेंट्स, क्लाइमेट रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। कल आपको बताते चलें कि स्कूलों का, प्राइमरी क्लासेस का भी पहला दिन था। आज तमाम ही अखबारात में सूबाई हुकूमतों ने इस हवाले से एक दफ़ा फिर लोगों को याद दहानी करवाई है कि SOPs को फॉलो करना है, बच्चों को मास्क पहनने की और बार बार हाथ धोने की हिदायत भी दी गई है। लेट्स होप एंड इंशाल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हम इन तमाम SOPs को फॉलो करें और तालीमी सिलसिला जोड़ें, लेकिन कोविड के ऊपर जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान ने सबकत हासिल की है उसको भी बरकरार रखें। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट द वर्ल्ड राउंड अप। अलावा जिस तरह के साल 2020 में कई जगह ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, आपने देखा कि इन तमाम मौज़ूआत में लोग इनवर्ड लुकिंग हो रहे हैं। जिस तरह के सऊदीया में होने वाले इस गोल्फ टूर्नामेंट का इशारा दिया गया, इस दफ़ा रिकॉर्ड लोगों ने, अब तो खैर नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड लोकल हमारी टूरिज़म रही। लोगों ने रुख किया नॉर्दर्न एरियाज़ का और अपनी फैमिलीज़ के साथ खूब इंजॉय किया। आपको बताते चलें कि पंजाब ने भी एक दफ़ा फिर, पंजाब टूरिज़म बोर्ड ने लोगों को अपनी तरफ रिझाने के लिए एक ख़ास टूरिज़म ऐप भी जारी कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द सेक्रेटरी ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट जनाब एहसन भुट्टा साहब। उठते हैं और जानते हैं कि इस ऐप के ज़रिए क्या क्या आसानियाँ टूरिस्ट के लिए पैदा की गई है। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। एहसान साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो टूरिज़म ऐप है इसके ज़रिए क्या आसानी है, क्या इसमें मुख्तलिफ जगहें हैं जहाँ पे लोग ठहर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल की अरेंजमेंट्स, क्या ये तमाम मालूमात अवेलेबल है? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। जिस तरह आपको पता है टूरिज़म डिपार्टमेंट के, टूरिज़म के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की बड़ी ख़ास नज़रें हैं कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो पंजाब गवर्नमेंट का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर इसको पंजाब टूरिज्म एप्लीकेशन को लॉन्च किया है वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर। इसकी जो खास खसूसियात हैं वो, पहली तो जिससे आपने बात की कि इंफॉर्मेशन कि जी टूरिस्ट जो है वो जाना कहाँ चाहे, काफी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले ही है सोशल मीडिया के हवाले से, लेकिन फिर भी एक जगह पे होना ये एक बड़ी खसूसियत है। जिस तरह हमारे महकमे मुख्तलिफ महकमा जात की होती हैं टूरिस्ट साइट, जिस तरह फॉरेस्ट की भी हो सकती है, औकाफ महकमा है, उसके श्राइन्स हैं, या आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट है, या दूसरे महकमा जाते हैं, तो उनको एक जगह पे लेके आना, उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, पहला मकसद इसका ये था। तो तकरीबन 500 से ज्यादा जो है मकामात, उनकी तमाम ब्रीफ हिस्ट्री अलॉन्ग विद पिक्चर और उनके जो जियो टैगिंग है जिसे कहते हैं, ताकि वो किस जगह पे आपने जाना फंसते हैं, लाहौर से आप रावलपिंडी जाना चाहते हैं या रहीमजा खान जाना चाहते हैं मस्जिद देखने के लिए,
तो कितना डिस्टेंस चाहिए, कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ये सारी खसूसियात इसमें मौजूद है। सही। एहसान साहब मुझे बताइएगा कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है? क्या ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगी, या आप चाहते हैं कि दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों से भी लोग पंजाब टूरिज़म के लिए पंजाब का रुख करें और इन तारीख़ी मकामात को जो हमारा नेशनल असासा हैं उनसे महसूस हो सके, उनको देख सकें? हाँ जी, ये जिसका आपने खुद ही कह दिया कि तीनों किस्म के मकासद हमारे सामने हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी, क्योंकि उससे पहले वो काफ़ी लोग क्वेरीज करते थे, सोशल मीडिया पर देखते थे कि ये जगह खूबसूरत लग रही है तस्वीरों में, लेकिन वहाँ जाए तो बाद में उनके रिमार्क कुछ डिफरेंट होते थे। तो एक इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए भी हमने इसको खोल दिया, ओपन किया है। नंबर 2 जो आपके पंजाब के अलावा बाकी जो सूबे जात हैं या गिलगित या बाकी इलाके हैं उनके टूरिस्ट के लिए, और नंबर 3 पंजाब के डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए, तो तीनों जो है उनको कवर किया जाएगा, ताकि इनको ना सिर्फ हेरिटेज प्लेसेस का पता हो, कल्चरल प्लेसेस जो है उनका पता हो, रिलीजियस श्राइन हो, बुद्धिस्ट की जगह हैं, मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं, इनका अंदाजा हो, रिक्रिएशनल किस जिले में अंदर कौन सी रिक्रिएशनल फैसिलिटी अवेलेबल है, पार्क और जूस कहाँ पर हैं, नेशनल हीरोज जो है, अल्लामा इकबाल का मज़ार है, 1965 वॉर के कोई हीरोज हैं उनके मज़ार कहाँ पर हैं, एजुकेशनल पर्पजेस के लिए म्यूजियम्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, यूनेस्को हेरिटेज प्लेसेस जो हैं, इसका हमारा लाहौर का किला है, शालीमार बाग है, रोहतास का किला है, और टेक्सला के सारे कदीमा के वो हैं, और टेक्सला म्यूजियम, तो ये सारों की मालूमात एक ही जगह पे इकट्ठी कर दी। एहसान साहब, क्या ये मुमकिन है कि जो स्पेशलिटीज़ हैं इन शहरों की, इन इलाकों की, मिसाल के तौर पे अगर कोई टूरिज़म ग्रुप्स लोग चलाते हैं, टूर्स आपके लिए अरेंज करते हैं, या फिर वहाँ पे खुसूसी ख़रीदारी अगर आपने करनी है तो लोकल कोई क्राफ्ट्समैन हैं, या फिर खाने पीने की अशिया जो वहाँ की बहुत मशहूर हों, क्या इन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि ये अपनी एंटरप्राइजेस को, अपने इनिशिएटिव्स को पब्लिसाइज कर सके आपकी ऐप पे? जी, ये आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसको मार्केटिंग और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करना चाह रहे थे। फर्स्ट फेज में जो हमने है सारी इंफॉर्मेशन, फीचर्स और ये सारी चीजें डाल दी हैं, और TDCP जो हमारा है उसके होटल्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन और ऑनलाइन बुकिंग के लिए तो डाल दिया है। लेकिन सेकंड फेज हमारा यही है जो आपने बताया है, यानी कि हम जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उस शहर की खसूसियात हैं, उसके साथ लिंक करेंगे, इससे प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके। असल में थोड़ा सा वर्क इस पर करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपनी टीमें भेज के जियो टैगिंग के लिए लैटिट्यूड लेने पड़ते हैं, और बाकी उनकी मोबाइल फोन और इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगे। उम्मीद है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर हम ये सारी भी बिल्कुल, बल्कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर इस तरह की एंटरप्राइजेज मौजूद हैं, आप लोकल या विद इन पंजाब टूरिज्म से फ़ायदा उठाना चाहें तो यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट। एहसान साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि ये टूरिज्म ऐप और साल 2020 का पूरा जो पर्सपेक्टिव था वो बदला है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इस पेंडेमिक की हमने उसका सामना किया है, उसकी SOPs को फॉलो करने के लिए क्या किया जा रहा है? यानी टूरिस्ट का जो एतमाद है कि इन जगहों पे तमाम SOPs को फॉलो किया जाएगा, उसको आप कैसे यकीनी बना रहे हैं? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही है कि मार्च से लेकर अगस्त तक तमाम टूरिस्ट रिजॉर्ट और सारी फैसिलिटीज बंद थी। उसके बाद बाकायदा SOPs के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे उनको फॉलो करते हुए हमने ये शुरू किया। हमारे जितने भी रिजॉर्ट्स हैं जो TDCP के जो हमारे कंट्रोल में है, या आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट के शालीमार बाग, इस तरह की चीजें हैं, तो वहाँ पे पूरे SOPs को फॉलो किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब। वंस अगेन हमारे मुल्क में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आप टोपोग्राफी की बात करें, वेदर की बात करें, अप नॉर्दर्न एरियाज़ में यूजुअली जो मैंने सुना है कि आपके पास स्प्रिंग या फिर समर्स का टाइम होता है, अब क्योंकि कई इलाकों में बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी, आई थिंक आप दूसरे इलाकों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में कई खूबसूरत मकामात हैं, और अगर छुट्टी अभी आपको मिली है या आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो आप ज़रूर अपने मुल्क की खूबसूरती को एक्सप्लोर करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जी एक बड़ा अहम इशू हमने पेरेंटिंग के हवाले से कहा था, और वो पेरेंट्स जो इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे टीथर लेते हैं या फिर उनके दांत ख़राब ना हो जाएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई लोग जी, वैनिटी आजकल अहम है, आपने देखा होगा बड़े लोग अपने दांतों को लेकर, अपनी स्माइल को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं। एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो वरिड कि छोटा बच्चा तो मासूम होता है, उसके दांत अगर टूटे हुए भी हों, टेढ़े मेढ़े भी हों, तो आपको वो प्यारा ही लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स बड़े होते होते तक उनकी एस्थेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं या कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए ताकि आपके बच्चे के दांत
खूबसूरत हों, अच्छे हों, टेढ़े ना हो, बकटीत ना हो, और दूसरा ये कि खुदा ना खासा अगर ऐसा है तो आजकल आपके पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं और आप करेक्ट भी कर सकते हैं। यू कैन हैव अलाइनर्स हो सकते हैं, ब्रेसेस हो सकते हैं। ब्रेसेस में भी कई इकसाम आ गई हैं कि अब आपको वो बहुत ज़्यादा खूंखार लुकिंग ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है अगर आप ओल्डर एज में इसको ले रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द किड्स, और उनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, बीच में कोविड भी आ गया था। आज सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँ, दूध के दांत अमूमन बच्चों के बहुत प्यारे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन जैसे ही उसने टूटना है और पक्के दांत में आना है, ये ट्रांजिशन कई बच्चों के लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक भी होती है। आपसे पहला सवाल कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं ताकि जो पक्के दांत भी आएँ वो खूबसूरत हों, अलाइंड हों, उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं? थैंक यू सिद्रा, और थैंक यू आज न्यूज़ के आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम पेरेंट्स को अवेयरनेस दे सकें डेंटल हेल्थ के हवाले से। जी। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। वो ये कि ख़ास करके जो बच्चों के दांत हैं, दूध के दांत, तो नॉर्मली उसमें सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि बच्चे के दांत आते कब हैं, किस एज में आते हैं। तो ये पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए कि बच्चे के जो दूध के दांत हैं वो फर्स्ट मिल्क टीथ 5 मंथ्स से लेकर 10 मंथ्स के दरमियान आता है। डिफरेंट एजेस लिखी हुई है बुक्स के अंदर और लिटरेचर के अंदर। तो नॉर्मली 6 मंथ के अंदर देखा है, 5.5-6 महीने के अंदर दूध का पहला दांत आता है, और 24 महीने में यानी 2 साल के अंदर सारे दांत दूध के कंप्लीट हो जाते हैं। 2-4 महीने ऊपर नीचे होते हैं। सही। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि दूध के दांत होते कितने हैं। दूध के दांत 20 होते हैं, यानी अपर जॉ के अंदर 10 होते हैं और नीचे वाले जॉ में 10 होते हैं। टोटल 20 दूध के दांत होते हैं। ओके। और पेरेंट्स के जो अवेयरनेस के हवाले से जो बात बताऊं वो ये कि जब ये दांत कंप्लीट हो जाते हैं जी, इसकी शेडिंग शुरू होती है। जब बच्चा 6 साल का होता है तो ये दांत टूटना शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से कंटिन्यू करूंगी, एक छोटा में लेना पड़ा, वापस आएंगे। बड़ी अहम गुफ्तगू है, हमारे साथ रहिए। यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज है इन दिस सेगमेंट टुडे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अभी तक की गुफ्तगू में हमने इस्टेब्लिश किया कि बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो ऑल टुगेदर 20 होते हैं, 10 ऊपर की जौ में, 10 निचली जौ में, और 5 माह की उम्र से लेकर 10 माह की उम्र तक आप पहला मिल्क टूथ देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक कि अगर इन दांतों में गड़बड़ हो, टेढ़े मेढ़े हो रहे हों, मिसअलाइन हो या बाइन हो या बकटीथ हो, तो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है और उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? मुदस्सिर साहब, व्हाट आर द हैबिट्स, यानी हमने जैसे अभी भी बात की, जब बच्चे का दूध का दांत निकलने लगता है तो उसको इची, स्क्रैचीनेस, एक डिस्कम्फर्ट होता है, जिसकी वजह से देखिए 5 महीने के बाद बच्चा हर चीज़ जो पकड़ाएं वो मुंह में जा रहा होता है, बिकॉज ही वांट्स टू ईज दैट आउट। क्या कर सकते हैं पेरेंट्स ताकि ये दांत खराब ना हो और टेढ़े मेढ़े ना हो? अच्छा, बच्चे के जब दूध के दांत आते हैं और या आने लगते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा पेन होता है। रीज़न ये है ऑब्वियस कि जब दांत जौ में से निकल रहा होता है तो वो जो मसूड़ा गम्स होते हैं वो उसको टीयर करके निकलता है, फाड़ के निकलता है। तो जब वो आता है तो उसमें पेन होता है। तो नॉर्मली बच्चे उस एज पे रोते ज़्यादा हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, और उसकी वजह कर वो लोगों की मिथ है कि भाई वो डायरिया शुरू हो जाता है, पेट भी ख़राब होता है। उसमें ये है कि बच्चों को पेन किलर दी जाती है, और पेन किलर भी स्पेसिफिक होती है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं इसके अंदर बड़ी केयरफुली प्रिस्क्रिप्शन के साथ दी जाती है। और साथ में ये होता है कि वो जो टीदर आता है एक रबर टाइप का, वो भी दे देते हैं पेरेंट्स के, भी बच्चे उसको बाइट करते हैं, जिसकी वजह कर दांत की रक्षा में। हमने कई लोकल चीज़ें मैंने बड़ी स्ट्रेंज देखी। कल भी हमारे यहाँ बात हो रही थी कि एक साहब ने एक धागे के साथ बताया था, डोरी के साथ एक छुआरा बच्चे को दिया हुआ था कि उन्होंने कहा टीथर से बेहतर है। और टीथर में आजकल के ज़माने में फिर वही बात, वो नीचे गिरता है, उस पर जर्म्स लगते हैं। क्या देना भी चाहिए डॉक्टर साहब बच्चे को टीथर? पहली चीज़ ये कि टीथर दे देते हैं इसी वजह कर के जैसे पेरेंट्स हैं या माँ है घर में, बच्चा तंग कर रहा है, अब बच्चा सुकून में आ जाएगा। उसने अपनी सहूलत के लिए तो दे दिया, मगर उसको ये नहीं मालूम कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि बच्चा है, हर वक्त तो माँ उसके साथ नहीं है या मेड उसके साथ नहीं है, बच्चे ने गिरा दिया, गिराने के बाद वही चीज़ मुंह में ले ली, तो उससे जो उसकी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका पेट खराब होना, उसकी हेल्थ इशू, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें उस टीदर की वजह कर। तो जो दूसरी बात आपने बताई, बेसिकली टीदर यूँ होता है, वो हेल्प करता है, फोर्स लगती है, जिसकी वजह कर दांत इरप्ट होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे दूध के दांत
परमानेंट दांत जब आते हैं तो वो परमानेंट दूध के दांत को ऊपर की तरफ पुश करता है, वो जब गिरता है तो वो ऊपर आता है। सही। अगर बच्चा हार्ड फूड नहीं लेगा, फाइब्रस फूड नहीं लेगा, बर्गर के ऊपर और इन जो सॉफ्ट डाइट होती है इस पे रहेगा, तो उसको डेंटल इश्यूज होंगे, दांत प्रॉपरली आएगा नहीं, वो दांत टूटेगा नहीं। और ये एक बड़ी अच्छी फिर इसके लिए आपके पास रेमेडी ये भी हो सकती है कि जब बच्चे को हम फ्रूट देते हैं तो आमतौर पर उसकी स्किन को टेक ऑफ कर देते हैं, तो स्किन के साथ दें सो दैट यू नो इट थोड़ी फोर्स लगेगी। दिस इज फाइब्रस, जैसे एप्पल है, आप उसके छिलके के साथ दें उसको, वो हेल्प करेगा फोर्स लगाने में, क्योंकि दूध के दांत की रूट जब रिजॉर्ब होगी तो जो परमानेंट है वो उसको ऊपर की तरफ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन सवाल हमारे पास आता है कि बच्चे का क्योंकि फीडर नहीं छुड़वाया और बच्चे ने बहुत लंबे अरसे तक फीडर पिया तो उसकी वजह से उसके दांत में सलाइन हो गए या फिर दांत आगे की तरफ, जबड़ा आगे की तरफ आ गया, ये मिथ है या इसमें कोई रियलिटी है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये जैसे थम सकिंग है जी, बच्चा थम सक करते हैं, जी हाँ, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि बच्चा जब थंग चूसता है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसकी, वो माँ के पेट में भी ये कर रहा है, थम सकिंग होती है, फिंगर सकिंग कर रहा होता है, टो सक कर रहा होता है, तो उसको बेसिकली एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुकून मिलता है, दैट्स व्हाई वो करता है। अच्छा, जब बच्चा थम सक करता है तो नॉर्मली ये है कि जिसको भूख लगी है उसको फीडर दे दें या दूध दे दें। इसका कंटिन्यू यूज इससे प्रॉब्लम ये होती है कि ओपन बाइट आती है, सामने के दांत और नीचे के दांतों में गैप आ जाता है, ओपन बाइट हो जाती है, अलाइनमेंट आउट होती है। उसके अलावा जो क्राउडिंग होती है, दांत एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, थम सकिंग हो या पेसिफायर यूज करें, उसकी वजह कर ये सारी चीजें। किस एज में बच्चे का फीडर छुड़वा देना चाहिए? 2 साल। 2 साल की एज, 2 साल के बियॉन्ड अगर बच्चा फीडर से दूध पी रहा है दैट्स नॉट गुड, और जितना अर्ली आप इसको शिफ्ट कर सकें सिपर पे, ग्लास पे, दैट्स इवन बेटर। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट ब्रेसेस? ब्रेसेस लगाने की बेस्ट एज क्या है? तमाम पक्के दांतों के आने का इंतज़ार करें, थोड़ा और टीनेज में आ जाए ताकि जॉ वगैरह स्टैब्लिश हो जाए तब लेके जाएं? बेस्ट एज क्या है ब्रेसेस के लिए? बेस्ट एज अव्वल तो कोशिश ये हो कि बच्चे को शुरू से ही ऐसा आप लुक आफ्टर करें और डेंटिस्ट के पास विजिट कराते रहें कि उसको उसकी ज़रूरत ना आए, पहली चीज़। अच्छा, इन केस अब दांत खराब हो गए, क्राउडिंग हो गई, मिस अलाइनमेंट आउट हो गई, अब क्या करना है? तो बेस्ट एज 12 to 14 ईयर्स है, जब तमाम के तमाम परमानेंट दांत आ जाए। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 14 ईयर्स पे जाए, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका मैंडिबल, लोअर जॉ जो है वो पीछे हो गया और आगे का जॉ जो है काफ़ी आगे आ गया। उसमें कुछ अप्लायंसेस होती हैं जिसे हेड गियर्स कहते हैं, हेलमेट टाइप की चीजें, वो फिर आपको इससे पहले बचपन में मैंने इस्तेमाल भी की हुई है। बहुत पहले की एज में आपको देना। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। लेकिन बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा अहम है जी, जितनी जल्दी इंटरवेंशन हो जाएगी तो बच्चा कॉन्शियस फील नहीं करेगा, वरना आप अक्सर देखें 12-14 साल की जो उम्र होती है टीनेजर्स की, अगर आपके दांत बहुत ख़राब हैं, क्राउडेड है, मिस अलाइंड है, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस भी मुतासर होता है। सो पे हीड टू दैट। हम डॉक्टर मुदस्सिर से आगे भी कंसल्ट करते रहेंगे ऑन इश्यूज ऑफ दिस नेचर। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का इशू कि सोशल मीडिया पे किसी की इज्जत की कोई पासदारी नहीं होती। अगर आपको मजाक बनाना है, तंज करना है, आपके लिए फील्ड खुली हुई है। अब ये एक सवाल है कि जो नए लोग इसमें कंटेंट क्रिएशन के तौर पे आना चाहते हैं, एंड आई एम रियली सरप्राइज, और आपको हम दिखाएंगे भी कि सिर्फ मफरूज़ों की बुनियाद पे नहीं, येस एक्चुअली पीपल आर टेकिंग दीज प्लेटफॉर्म्स टू बी अ सीरियस सोर्स ऑफ इनकम। जो फुल टाइम सिर्फ यूट्यूब कर रहे हैं, उनके लिए जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने शेयर किया आपकी वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो फिर क्या आप वो बनाते हैं जो आप बनाना चाहते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ योर कंटेंट, या आप सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट पे और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होने वाली चीज़ों को प्रमोट करते हैं? हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जस्ट लाइक टेलीविज़न, जब कहा जाता था ना कि जी टेलीविज़न शोज़ में लोगों को लड़वाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उससे रेटिंग आती है, आई बॉल्स मिलती है, लोग बैठ के उस बदतमीज़ी को, उस इख्तिलाफ़ को देखना पसंद करते हैं।
इसी तरह का ट्रेंड हमें सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा है। जितनी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ होती है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उसको उतनी आई बॉल्स मिलती हैं। तो रादर देन लर्निंग समथिंग, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा कंटेंट है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी अनवेरीफाइड होती है और शॉक वैल्यू तो इतनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉकिंग चीज़ आप दिखाइए उसको फ़ौरन फेम मिलेगा। सो व्हाट डज़ दैट मीन फॉर यंग यूट्यूबर्स? इसका हमारी नफ्सियात पे एज व्यूअर्स क्या असर पड़ रहा है? एज अ सोसाइटी हम अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस कर रहे हैं? आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ हमारे पैनल से। वी हैव विद अस डॉक्टर अमरीन इकबाल, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वी हैव अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स समबडी हु हैज़ बीन इन मीडिया फॉर ओवर अ डेकेड। एज एन एक्सपर्ट भी आप इनको देखते हैं, एज एन एंकर पर्सन भी, एंड ऑल्सो एज एन एक्टर। हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया मलिक। थैंक यू नाजिया फॉर बीइंग हियर विद अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हम सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक किस तरह सोर्स ऑफ इनकम में कन्वर्ट होता है, मोनेटाइज कैसे होता है, आई डोंट नो, बट यूट्यूब डेफिनेटली हैज़ अ क्लियर रूट। तो हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आपने डम टीवी के नाम से चैनल देखा हो, दे हैव ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स और उनकी कई वीडियोस को 9 मिलियन एंड अबव व्यूज़ भी मिले हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा धून। थैंक यू सो मच हमजा फॉर बीइंग हियर विद अस एज़ वेल। सबसे पहले शुरुआत अगर हमजा आपसे करूँ, बिकॉज यू हैव चोजन दिस एज योर करियर। आपने कहा कि मैंने शुरुआत की सिद्रा 3 या 4 लोगों की टीम से, अब यू हैव 10 पीपल, आपका मंथली से सैलरी 3 से 4 लाख का खर्चा होता है। सो इट्स लाइक रनिंग अ मिनी नेटवर्क, राइट? तो मुझे ये बताओ कि कब सोचा और क्यों सोचा कि ये, और कल खुदा ना खासा कई लोग ये बात भी करते हैं कि इफ़ यूट्यूब फॉर एग्जांपल गेट्स बैंड इन पाकिस्तान, देन व्हाट विल हैपन टू यू? ये कभी सोचा? नहीं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये आइडिया भी दिमाग में आता रहता है कि कल को कुछ पता नहीं यूट्यूब बैन हो जाए फॉर एनी रीज़न। पाकिस्तान में पहले भी बंद हो चुका है फॉर लाइक 3-4 ईयर्स। तो उसका प्लान तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में, बट ये है कि I'll try in somewhere else maybe. So if you have like a serious YouTube channel which is your source of income, और आपने 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब आपके सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं, हमजा, तो फिर किस तरह डिड यू स्टार्ट ऑफ बाय थिंकिंग कि ये मल्टी मिलियन सब्सक्राइबर्स का चैनल होना चाहिए, ये एम था, उसके लिए अपने हर क्वार्टरली तुम गोल्स रखते हो, क्या करते हो? जी बिल्कुल, ये ऐसा मेरा था और ये प्लान भी था कि मैं इसको फुल टाइम ही करूँगा यूट्यूब को। और यूट्यूब का ऐसा सीन है कि अगर आपको फुल टाइम करना है, प्रॉपर्ली इसको करना है, तो इसको आपको वीक में 2 से 3 वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस जो मैं बनाता हूँ जिस चैनल पे, उसके लिए मुझे 2 से 3 वीडियोस अपलोड करना ज़रूरी था। तो इसके लिए मुझे इसको फुल टाइम ही करना पड़ा, बिसाइड कि मुझे अपनी सारा काम वगैरह छोड़ के। बट अच्छा ये था कि ये मेरी ही फील्ड थी। आई डिड माई बैचलर्स इन डिजिटल फिल्म एंड टेलीविज़न। तो मैं पाकिस्तान आके फिर मैंने यूट्यूब पे फुल टाइम ही किया। ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स वर अगेंस्ट, माई फ्रेंड्स वर अगेंस्ट कि उस वक्त 2 साल पहले यूट्यूब शायद इतना पॉपुलर नहीं था पाकिस्तान में। बट मुझे ये पता था कि इट वॉज लिटिल ईजी to start in Pakistan. I think you followed your passion, जिस तरह आपने कहा कि आपने डिजिटल फिल्म मेकिंग पढ़ी और फिर इट वाज अ डायरेक्ट रूट। अमरीन, आपकी तरफ आना चाहूँगी, बल्कि नाजिया आपसे शुरुआत करते हैं। नाजिया, 10 years in mainstream television, you are also on social media और तुम उसको काफ़ी सीरियसली भी ले रही हो, अपनी रेगुलर वीडियोस बना रही हो। क्या लगता है, क्या ट्रेंड्स हैं? कुछ लोगों के ख्याल में तूफ़ान बदतमीज़ी है, कोई फ़िल्टर्स नहीं है, कोई डायरेक्टिव्स नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है, कुछ लोगों को ये आज़ादी बहुत अच्छी लगती है। व्हाट्स योर टेक? सबसे पहले तो देखें, हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपके रूल्स नहीं आपने अप्लाई किए तो आप किसी सिमत नहीं जाएंगे। एक वक्त आएगा आपकी वीडियो वायरल होगी, आपको लोग पसंद करेंगे, दूसरा वक्त आएगा आपका कंटेंट ख़त्म होता चला जाएगा, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, आपके जो ठोस कंटेंट है उसके ऊपर आपको व्यूज़ नहीं आएंगे, उसके बाद आपके पैसे जो हैं वो आप जनरेट नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं टिकटॉक पे भी हैं हम, चाहे हम इधर हैं यूट्यूब पर हैं, यही देखते हैं कि आप अपना कंटेंट क्रिएट करें और ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिससे लोग अट्रैक्ट हों और आप उनको कुछ नॉलेज दे सकें या कुछ उनके माइंड को कुछ ऐसा आप करें। जिस तरह जो हमारे साथ इस वक्त भाई बैठे हैं, उनका भी यही है कि ही इज़ गिविंग सच सॉर्ट ऑफ कंटेंट जो लोगों को एंटरटेन कर रहा है। अच्छा नाज़िया, एक डिफरेंस हम ज़रूर देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स जो कंटेंट एग्रीगेटर्स हैं। वो क्या करते हैं कि जो चीज़ बड़ी हिट हुई हुई है, कोई जैसे निम्रा अली पिछले दिनों वायरल हुई थी, तो उनसे रिलेटेड
क्रिएटेड नाम रख के, क्लिक बेट रख के, एक थंबनेल बना के, वो फेक न्यूज़ भी होती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। इन दोनों को अलग अलग करना आपके ख्याल में ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। इसके लिए यही मैं कह रही हूँ कुछ रूल्स ज़रूर हों। मैं खुद 2 दफ़ा विक्टिम बन चुकी हूँ इस चीज़ का कि मेरी एक अपनी बहुत अच्छी दोस्त फरा, जिसके साथ एक शो में हमने जो है एक फाइट सीक्वेंस किया था, एंड दैट वाज ऑफ कोर्स दैट वाज फेक, और उसके बाद हमने उसको बताया भी था एट द एंड कि ये क्या ये फाइट सीक्वेंस क्यों हुआ था। तो लेकिन YouTube पर या आप ये सोच रहे सोशल मीडिया पर वो इतने गलत तरीके से वायरल हुआ कि लोगों ने हमें कहना शुरू कर दिया आपकी लड़ाई हुई इनसे। भाई हम लोग साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, साथ फिर रहे हैं, साथ चाय पी रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं, और आप हमें जो है ये क्या आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर हम अपने दीन के उसमें देखें तो दीन के ज़ुमरे में ये गुनाह कबीरा होता है क्योंकि आपने झूठ किया। सेकेंडली आपको किसी को भी कोई हक नहीं होता कि किसी को भी वो गलत तरीके से मैं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, ये जाविया होता है ना। आजकल आपने अगर एक वीडियो बनाई है या आपका कोई ओपिनियन है, एक ज़माने में उस ओपिनियन को चैलेंज किया जाता था, कोई एडिटोरियल कंट्रोल्स एंड फिल्टर्स होते थे। अब आप अपना ओपिनियन डाल दें, क्योंकि वो घूम के वायरल होके किसी को व्हाट्सएप के थ्रू, किसी को फेसबुक के थ्रू, किसी के टिकटॉक के थ्रू लोगों तक पहुंचती है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह भोले बादशाह इतने सारे लोग हैं कि उस पर यकीन भी कर लेते हैं। अमरीन, क्या कहेंगी कि ये जो फेम था, पहले ऐसा लगता था जब सिर्फ मेन स्ट्रीम टेलीविज़न की बात करें, लोगों को इसके लिए बड़ी तगोदौ करनी पड़ती थी। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी बहरहाल कदरन आसान हो गया है आजकल मशहूर होना, अपने आप को, अपने लिए फॉलोअर्स को विन करना, उसकी स्ट्रैटेजीज बदल गई हैं। इसका क्या असर पड़ रहा है लोगों पे आपके ख्याल में और हमारे माशरे पे? थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। अच्छा, टॉपिक ही बड़ा डिफरेंट है, और आजकल मैं ये देख रही थी कुछ यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह जो शॉर्टकट्स हैं टू गेट द इजी फेम। इसमें 2-3 सिद्रा मैं जरा थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए मैं जरा बता दूं कि टाइम बीइंग जब हम जो भी वीडियो बनाती है या फेम मिलती है, तो हमें थोड़ा सा जरा ये बनाते हुए सोचना चाहिए दोनों लोगों को। एक तो TRP का अगर आप देखें तो शुरू से हमारे ज़हन में डाल दिया गया है कि जिन शोज के थ्रू TRP आएगी तो वहां पर जो है वो वही लोगों को दिखाया जाएगा। तो मैं हमेशा इस चीज पे कहती हूँ, यू नीड टू ब्रिंग चेंज इन द टेस्ट। जैसे कि बहुत पहले लेट मी एडमायर यू कि आपने एक मॉर्निंग शोज का एक जो स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न था उसको ब्रेक किया, जो एक टिपिकल, यू नीड टू ब्रिंग अ न्यू चेंज, यू नीड टू गिव अ फ्लेवर टू द पीपल, जिसमें कंटेंट भी हो, नो डाउट इन्फोटेनमेंट हो, सारा कुछ हो, लेकिन कंटेंट बेस्ड भी होना चाहिए। अब दूसरा जो आपने बात की कि जो लोगों को जैसे TRP की बात है, इसी तरह फेम का भी जो ये इजी वे टू एक्सेस है, एक तो गैजेट्स का जो बूम आया है, नो डाउट कि हम इससे अब नहीं निकल सकते, दैट इज अक्रॉस द ग्लोब, सो वी हैव टू एक्सेप्ट अ वेरी मच फैक्ट, इसमें डिनायल में नहीं रहना। बट एट द सेम टाइम बच्चे जो इमोशनली इमैच्योर है, जिनकी भी मेंटल एज इतनी नहीं है, जो अभी अपनी स्टडीज वगैरह और इस सारे में, वहां पर अगर वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, अगर वो इन शॉर्टकट्स के ऊपर जाएंगे, तो यू कैन वेल इमेजिन कि फिर वो अपनी स्टडीज की तरफ। अमरीन, बल्कि इससे लिंक अप करते हैं कि एक ज़माने में जब हमने देखा था कि कॉल सेंटर्स इंडिया, पाकिस्तान, बड़े सग़ीर में पहुंचे, तो लोगों ने कहा कि जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, जो अंग्रेज़ी अच्छी बोलना पढ़ना चाहते थे, रादर देन के वो आगे अंडरग्रेड में जाते, किसी फील्ड में वो स्पेशलाइज करते, उनको एक बहुत अच्छे अमाउंट पे, लुक्रेटिव अमाउंट पे उनको अपनी तरफ रिझा लिया गया, और अब वो रात भर बेचारे कॉल सेंटर्स कर रहे थे। और ये बहुत यंग बच्चे थे, O लेवल्स किए हुए, इंटरमीडिएट किए हुए बच्चे, और आपने एक तरह से उनकी पूरी करियर ट्रैजेक्टरी को चेंज कर दिया। इस पे भी बात करेंगे कि आज जो यंगस्टर्स अपने आप को एज अ फुल टाइम करियर के तौर पे यूट्यूब लेना चाह रहे हैं, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। एक होता है ना, मैं शौकिया साइड में कुछ कर रहा हूँ, एक है कि यही मेरी रोजी रोटी होगी। हमजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे कि इस चीज़ को वो कैसे देख रहे हैं एज अ ट्रेंड। एंड सेकेंडली, इवन एज प्रोफेशनल्स, आप चाहे आर्किटेक्ट हों, आप चाहे सैलून ओनर हो, इवन अगर कि आप एक करियर काउंसलर या एक साइकेट्रिस्ट क्यों ना हो, अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, लोग अगर आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे नहीं ढूंढ सकते, नहीं देख पाते, तो ये आपके ओरिजिनल, आपके प्राइमरी प्रोफेशन को भी इम्पैक्ट कर रहा है। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं कि मीम्स, थंबनेल्स, एक तो दूसरों की हम
जो हता के इज़्ज़त करके पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ अपने सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स हासिल करने के लिए हम कोई फ़िल्टर्स नहीं रखते। हम किसी चीज़ से अपनी रोक नहीं होती कोई हमारे लिए। द स्काई इज़ द लिमिट। सम पीपल यूज़ इट पॉजिटिवली, अदर्स यूज़ इट नेगेटिवली। आपका सेल्फ सेंसर इज़ योर कंपस ऑफ रीज़न ओवर है। हमजा, एक जो इम्प्रेशन है लोगों का कि अगर आप टिकटॉक पे और यूट्यूब वगैरह पे बहुत एक्टिव हैं, यंग लोग इसकी तरफ इसलिए एक तरह से जाना चाह रहे हैं क्योंकि दे फील इट्स वेरी लुक्रेटिव, पैसे बहुत मिलते हैं। ये कितना सच है? व्हेन डिड यू स्टार्ट अर्निंग गुड मनी, और पैसे कैसे कमाए जाते हैं यूट्यूब पे? पैसे यूट्यूब पे तो कमा सकते हैं, इट्स पॉसिबल, बट नॉट ऑन टिकटॉक। तो टिकटॉक हाँ नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में है। नहीं, टिकटॉक इज़ नॉट ऑफिशियली मोनेटाइज्ड कि टिकटॉक एप्लीकेशन इटसेल्फ आपको नहीं पे करेगी। हाँ, थ्रू एडवर्टाइजर्स या थ्रू ब्रांड्स आपको टिकटॉक पे भी यू कैन अर्न मनी, बट नॉट फ्रॉम द ऐप। सही। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप उसको फॉलो करते हुए आप अपनी वीडियो, एक मोनेटाइज चैनल है, यू नीड 1000 सब्सक्राइबर्स, एंड एक और रूल है 4000 आवर्स का वॉच टाइम आपका हो चैनल पे, देन इट्स मोनेटाइज्ड। आपका चैनल पे आप पैसे कमा सकते हैं। देन यू पुट अप अ वीडियो ऑन यूट्यूब, उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस अगर फॉलो हो रही हैं, सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तो ये आपने अलाउ कर दिया यूट्यूब को कि यू कैन पुट एड्स ऑन माई वीडियो। तो आप जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, यूट्यूब उसके ऊपर ऐड प्ले कर देगा। उस ऐड को जितने भी लोग देखेंगे, जितने भी उस पर व्यूज़ आते रहेंगे, तो एडवर्टाइजर्स वो पैसे यूट्यूब को देगा। यूट्यूब उसमें से 40% अपना रख के 60% क्रिएटर्स को दे देते हैं। सही। तो यहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द लोएस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड जहाँ पे एड्स की जो रेट्स हैं वो सबसे लो हैं। इफ़ आई गेट 20 cents on 1000 व्यूज़, तो अमेरिका में यू गेट $4 on 1000 व्यूज़, तो इट्स मोर देन 20 times ऑफ द मनी। तो पाकिस्तान, बट स्टिल हम पाकिस्तानी हैं, हम इधर ही काम करते हैं फॉर आवर ऑडियंस। तो यहाँ पे क्लिक बेट्स वगैरह पे यहाँ पे हम हर तरह की चीज़ देख रहे हैं। आपको दीनी मालूमात भी मिल जाएगी, आपको मनकबत वगैरह की प्लेलिस्ट भी मिल जाती है जो लोकली क्रिएट होती है। और सबसे बढ़कर ये जो नाज़िया भी बात कर रही थी कि जितने प्रोफेशनल्स हैं, जब उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है, जब वो ये कंटेंट बढ़ाते हैं, तो हो सकता है थ्रू द चैनल उनको पैसे ना मिल रहे हों, बट दे कैन गेट अ लॉट ऑफ वर्क एंड दे कैन गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंटेल। अमरीन, आपके पास ये सवाल लाना चाहूँगी कि अब हर प्रोफेशन के लिए, यानी वो प्रोफेशन जिसमें शायद विजिबिलिटी इतनी पहले मैटर नहीं करती थी कि आपके डॉक्टर का अच्छा डॉक्टर होना ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन अब आपके डॉक्टर का गुड लुकिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, आपके डॉक्टर का यूट्यूब पेज होना भी बहुत ज़रूरी है, आपके डॉक्टर की फॉलोइंग होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या क्या बदलाव आ जाएगा हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स पे? आई थिंक अमरीन से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें। नाज़िया, डू यू वांट टू टेक दिस क्वेश्चन? के पहले तो हम कहते थे ना बस आर्किटेक्ट, लेकिन अब आर्किटेक्ट की विजिबिलिटी, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग, ये सब चीज़ें बड़ी अहम हो गई हैं। देखिए, वैसे भी आपकी ग्रूमिंग जो है अच्छी होनी ही चाहिए, एक इट्स नेचुरल। व्हेन यू लुक गुड, आपका काम वैसे अच्छा लगे। जब आप अपना ख्याल रखेंगे, ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि आपने जो है आप ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था कि मैं किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, तो मैं उसको देखकर इंस्पायर हो गई कि हाँ जी, जिन्होंने अपना इतना ख्याल रखा, तो नेचुरली वो हमारा भी उतना ख्याल रखेंगे। दिस इज प्रॉब्लमैटिक एज वेल, क्योंकि देखो हमारा काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल माशरा भी है नाज़िया, तो उसमें एक जो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगती है कि लोग कहते हैं कि भाई हम पब्लिक फिगर नहीं बनना चाहते थे, हम तो बस आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डेंटिस्ट, या आई एम एन आर्किटेक्ट, या टीचर हूँ मैं। लेकिन जब इस विजिबिलिटी की रेस में हम पड़ जाएंगे और आपकी प्रोफेशनल कामयाबी की भी यही चाबी बन जाएगी, तो फिर तो बहुत ज़्यादा लोगों को आप पीछे रख कर रहे हैं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सामने नहीं आना चाहते, उनके काम काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने भी अब इस तरह करना शुरू कर दिया है कि अपने आप को विजिबल नहीं करते, अपने प्रोडक्ट्स को, या वो जो है अपना किसी भी और मोड के जरिए दूसरी वीडियोस लगाकर या अपनी प्रेजेंस बनाते हैं, लेकिन अपने तरीके से उन्होंने भी करना शुरू किया। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को जो है वो आप विजिबिलिटी शो कर रहे हैं, आप अपने एड्स खाली लगा सकते हैं, एड्स बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए देखें आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। द थिंग इज दिस, हमें थोड़ा सा लाइफ के साथ चलना ज़रूरी होता है। जिस तरह चेंजेस आते रहते हैं, हमें ज़िंदगी में उसी तरह ही चेंजेस लाना ज़रूरी है। मैं सीरियसली आपको बात बताऊं सिद्रा, मैं आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस, कि जिस वक्त मैंने ये चीज़ शुरू की थी, आई वाज लाइक उफ,
मैं तो सोच रही थी कि तो जिंदगी में मेरी आसानी आ गई है। तुम तो लेकिन लेट हो, बहुत सारे लोगों ने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। मैंने यही चीज कहा कि मैंने कहा कि मैंने एक चीज जिंदगी मैंने सोची कि अब मैंने प्रोफेशन जो है अगर मेरा मेकअप का है, सो यू नो आई विल बी लाइक रिलैक्स, कि मुझे टीवी में थोड़ा काम करना है, मॉर्निंग में करना है। आपस की बात है, मैं बताऊं नाज़िया कि ये जितने तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि यूट्यूब चले कतई नजर इस बात से कि आप उसको फुल टाइम ले रहे हैं, आपकी कंटेंट, आपकी एक्सपर्टीज, इट्स अ फुल टाइम जॉब। यानी आप एक टॉकर अगर हैं या आप एक यूट्यूबर हैं तो यू ऑलवेज आइदर यू शूटिंग और यू थिंकिंग और यू आर एडिटिंग, आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, एक मैं फायदा और बताती हूँ कि मुझे बहुत शौक था कि मैं कोई ट्रैवलिंग शो करूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कोई चैनल जो है वो मौका नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने खुद से क्योंकि ट्रैवलिंग करना शुरू की, मैं नॉर्दर्न एरियाज बहुत ज़्यादा गई और अपने पाकिस्तान के टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहती थी। सो मैंने चित्राल बहुत ज़्यादा गई हूँ, वहाँ पर मैंने जाकर जो है एक्सप्लोर की चीज़ें, अभी तक मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। गिलगित बल्तिस्तान गई, हुंजा गई हूँ और अब मेरा स्कर्दू भी इंशाल्लाह जाने का प्लान है और डिफरेंट जगहों को मैं एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ। मैं सीरियसली बताऊँ मैं उस चीज़ से फ़ायदा क्या हुआ, उस चीज़ से फ़ायदा ये हुआ कि कई लोगों को मैंने खुद प्लानिंग बनाकर दिया है कि ये आपका ट्रैवलिंग टूर है, इस तरह जाना है विदाउट एनी कॉस्ट, कोई वो नहीं। लेकिन हम बताते चलें कि आपको ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी एप्स भी मिल जाएंगी जो आपका पूरा सोशल मीडिया कैलेंडर या एफपीसी आपके साथ बना सकती हैं, आइडियाज़ आपको दे सकती हैं। बट हमजा, आई रियली वांट टू क्वेश्चन दिस वन थिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन्फ्लुएंस? यानी मैं अक्सर देखती हूँ कि ये यंग कंटेंट क्रिएटर्स अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं और इस पर बड़े एक्सपेरिमेंट्स इंटरनेशनली हुए हैं कि आपकी हज़ारों में बल्कि लाखों में लोगों की फॉलोइंग होती है और आपसे कहा जाए मिसाल के तौर पे कि जी ये टी शर्ट्स हैं, $5 की एक टी शर्ट है, ये ज़रा बेच के तो दिखाएं। लोगों की मिलियंस की फॉलोइंग होने के बावजूद वो 10 टी शर्ट्स नहीं बेच पा रहे थे, यानी दे वर नॉट बीइंग एबल टू कन्विंस द पीपल। तो फिर एक सवाल जहन में आता है कि ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं ऑफ सब्सक्राइबर्स, ऑफ कमेंट्स एंड लाइक्स, ये क्या है? अगर आप इन्फ्लुएंस ही नहीं, आपका रियल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है, सिर्फ ये नंबर है, तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखें जितने आपके नंबर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अब आजकल नंबर्स ही का दौर है और नंबर्स ही मैटर करते हैं। तो YouTube जैसे हमें पे करता है फॉर द व्यूज़, इसी तरह हमें एक और सोर्स ऑफ इनकम इसमें होती है, वो होती है थ्रू ब्रांड्स एंड थ्रू स्पॉन्सर्स। उसमें एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें वेबसाइट्स होती हैं, उसमें क्लोथिंग ब्रांड होते हैं एंड फला एक्सेट्रा। तो वो लोग हमें इसीलिए पे करते हैं कि हम लोग एक वीडियो के अंदर उनको हम इंटीग्रेट करें और हम लोग अपने ऑडियंस को वो प्रोडक्ट बेचें। इंटीग्रेटिंग इज विजिबिलिटी ना, सवाल ये है कि इसका सेल्स पे या उनका जो एक्चुअल मैसेज आ रहा है उस पे क्या असर पड़ता है? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हम लोग जब वो ऐड लगाते हैं उसका एक लिंक होता है, वो जिसको ट्रैक कर रहे होते हैं कि कितना यहाँ से हमें ट्रैफिक मिली, हमारा प्रोडक्ट कितना खरीदा, इन रिटर्न दे पे अस। तो वो मैंने जो देखा है पिछले 2 साल में वो ये है कि लोग अपनी एक वीडियो पे एडवर्टाइज़ कराने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दे स्पेंड लैक्स, 100,000 एंड यू नो। अच्छा, आप अगर कह रहे हो कि इन्फ्लुएंस है भी, तो फिर मजीद इसको क्वेश्चन करेंगे कि कई आप ब्लॉगर्स को देखें वो बड़ी ऑथेंटिक बात करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं आपको रियल इसका रिव्यू करके बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुई, मैंने इसको कैसा पाया। ऑन दी अदर हैंड जब उसके अंदर जाहिर सी बात है आपकी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं और यही ब्लॉगर, यही यूट्यूबर अगर इंटीग्रेशंस करने लगता है तो लोग फिर इसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाते हैं। मिसाल के तौर पे नाज़िया अगर एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और कल को इंटीग्रेशन में एक ख़ास मेकअप के ब्रांड को पुश करने लगें तो लोग कहेंगे कि क्या वाकई ये एक अच्छा ब्रांड है भी या नहीं, या क्योंकि आपको पैसे दिए गए हैं और आप इंटीग्रेट कर रही हैं तब आप उसको अच्छा कह रही हैं? वो अब जैसे इनका चैनल है तो वो चाहेंगी कि मैं अपने चैनल के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ ना करूँ कि मेरे फॉलोअर्स ही मेरे अगेंस्ट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोडक्ट भी सही चूज़ करेंगी जो रिलेट कर सके उनकी ऑडियंस के साथ। ऐसा नहीं होगा कि बाहर का कोई मैक का प्रोडक्ट उठा के $thousands of dollars वाला प्रोडक्ट आप पाकिस्तान में बेचेंगे तो वो नहीं बिकेगा। जिस तरह का आपका चैनल है, सपोज इनका ट्रैवलिंग का चैनल है, उसमें अगर ये अपने ट्रैवलिंग कैंप्स और छोटी एक्सेसरीज वगैरह बेचेंगी तो पीपल विल बाय इट। सो इन अदर वर्ड्स आपके ऑडियंस और आपकी अपनी पर्सनालिटी से इंटीग्रेशंस मैच करनी चाहिए, वरना लोग आपकी ऑथेंटिसिटी पे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ज़रा तूफ़ान बदतमीज़ी की भी बात करेंगे। ये तो सीरियस ब्लॉगर्स, सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स का जिक्र है, लेकिन वो लोग जो सिर्फ लाइक के लिए, शेयर के लिए और व्यूज़ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ज़रा इसकी भी बात करनी चाहिए। एक छोटा सा break and we'll be right back.
एंड वेलकम बैक। हम देख रहे हैं जी कि किस तरह मीम्स एंड यूट्यूब्स और बाकी कामों से आप यू कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ मनी। मीम्स मैंने इसमें ऐसे ही कह दिया, लेकिन पीपल लाइक ह्यूमर, पीपल लाइक टू बी एंटरटेन। क्या कहोगी नाज़िया, हर चीज़ का मजाक बनाते हैं और उससे व्यूज़ भी मिल जाते हैं। आपको लगता है कि ये परेशान कुन बात है? ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है। स्पेशली मैं बताऊं, अभी जब निदा यासर को कोरोना हुआ था, उसके लिए बहुत ही, मैं तो बोलना भी नहीं चाहूँगी कि अल्लाह ना करे उनको पता नहीं क्या हो गया, और उस पर वो ख़बर पे निदा ने ये बताया कि इतना ज़्यादा जो है ना जहनी टॉर्चर हुआ था कि सारे घर वाले उसके कॉल कर रहे थे उसे कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। उसके फ्रेंड्स ने कॉल करना शुरू कर दिया। तो इस किस्म की खबर जो होती है वो किसी को भी जहनी अजियत दे सकती है। ये जहनी टॉर्चर, आप ये सोचें कि कोई भी अल्लाह ना करे किसी को कोई हार्म हो, वो फौरन से उसको वो तो अस्पताल पहुंच जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये जो हमारे फ़नून लतीफ़ा के जितने भी लोग हैं या पब्लिक फिगर्स हमारे हैं, इनका हम कहते थे कि एक वक्त होता है ना, एक दौर होता है, आपका पीक का टाइम होता है। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि सोशल मीडिया की वजह से वो बड़ा स्क्वीज़ इन हो गया। डॉक्टर अमरीन, आप क्या कहेंगी? यानी बहुत लोग होते हैं चाहने वाले आपके, अब मसला ये है कि फेमस होना जितना आसान है उसी तरह फेम चली भी जाती है। यानी पहले तो आप सालों साल डेकेड्स लोगों के दिलों पे राज करते हैं, अब ऐसा लगता है कि आप आते हैं और बहुत जल्दी आपका एग्जिट भी हो जाता है। ये किस तरफ निशानदेही कर रहा है? बनता जा रहा है, और साइकोलॉजिकली भी दिस इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि सिद्रा, अगर आप चीज नोट करें कि हमारे जो बच्चे आजकल बहुत ज्यादा इन चीजों में सोशल मीडिया लाइक्स ये वो, तो इसमें एक सर्टेन केमिकल ब्रेन के अंदर रिलीज होता है विच गिव्स यू प्लेजर, और वो जब तक तो मिलता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये एडिक्शन, बिल्कुल इसमें वही हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि आप जब कोई ड्रग्स लेते हैं तो उसके बाद, तो जैसे आपने कहा कि इजी वे टू गेट द फेम तो है, लेकिन ये उतनी जल्दी जब जाती है तो चांसेस है कि उसमें डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो मैं बल्कि आपसे पूछना चाहूंगी, अभी हाल ही में हमने देखा एक बच्ची, आई थिंक शी इज 17 years old, निम्रा अली, वो एक उनका पार्क में इंटरव्यू हुआ, वो वायरल हो गई। उसके बाद उनको 15, 20, 25 इंटरव्यूज, लेकिन नाउ इट्स ट्रॉमेटाइजिंग फॉर हर बिकॉज शी was being, you know, एक तरह से मुझे तो लगता है कि एक बच्चे को आप एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक बच्चा ठीक है बहुत चपड़ बात कर रही थी, वो उनको बुलाया, उनसे एक गलत जुमला ऑन एयर निकल गया, उसके बाद अब उनकी ट्रोलिंग और हेट उनके ऊपर शुरू हो गई। ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है? ये बहुत बड़ा है, और इस तरह के ट्रॉमेटाइज्ड एक्सपीरियंसेस, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि हम अपनी टीआरपीज या अपने यूट्यूब चैनल्स या सोशल मीडिया को चलाने के लिए करते हैं, लेकिन विद ड्यू अपॉलजी सिद्रा, यहाँ पर एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे अंदर ट्रेंड है, हम पहले भी ब्रेकिंग न्यूज करते हैं मीडिया के थ्रू, विद ड्यू अपॉलजी, कि दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज करके एक हम हाइप क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर हम ठूस हो जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक ऑब्सेशनल ट्रेंड है, हमारी कौम का एक मिजाज है कि हम चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और उसमें माजरत के साथ जो मेरे लिए चीज विच इज वेरी अलार्मिंग कि हम यंग जनरेशन को बड़े बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर आप और भी कुछ देखें, जो आपने इंसिडेंट शुरू में मेंशन किए, वो चाय वाले का या और कोई, अच्छा मजे की ये बात है कि उसमें कुछ हमारे बड़े नोन मीडिया एंकर्स भी इन्वॉल्व हैं, जो कि इस किस्म के इंसिडेंट से बातें हैं उनकी फौरन बनाते हैं, रेटिंग्स लेते हैं और उसके बाद फिर गायब। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब थोड़ा सा जरा इस चीज के ऊपर साइबर क्राइम को भी देखना चाहिए, उनको भी अपनी पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। और दूसरा मैं यहाँ पर यह भी कहूंगी कि जो यूट्यूब चैनल्स है, जिस तरह आपने कहा सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द प्रोफेशनल्स, इट इज वेरी मच ऑल राइट, लेकिन अगर आप यंगस्टर्स को देखें या डिफरेंट एप्लीकेशंस, या अगर आप ये देखें कि इन एप्लीकेशंस की वजह से जो भी टिकटॉक है, ये है सारा कुछ, जहां पर उन्हें क्विकली फेम है और जहां पर एकदम जीती है, तो इसके बाद बहुत चांसेस है कि वो अपना नेचुरली भी जो उनका पोटेंशियल उनके अंदर है, उसके बाद वो अच्छा बड़ी एक बारीक सी लकीर होती है। नाज़िया, दोबारा तुम्हारे पास आना चाहूंगी। कुछ अरसे पहले हमने कंदील बलोच की पूरी एक वाकया देखा। वो मेन स्ट्रीम टेलीविजन में आना चाहती थी, प्रॉबेबली शी वांटेड टू, पहले सुना कि जी वो नातें पढ़ना चाहती थी, वो कोई सीरियस काम करना चाहती थी, मगर हर जगह से डिसअपॉइंट हो के, आई थिंक शी इज अ एग्जाम्पल कि कितना ट्रॉमेटाइजिंग आपके लिए कितना अजियतनाक हो सकता है कि आपका पूरा जहन बदल जाता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह से रिजेक्शन
देन द काइंड ऑफ कंटेंट शी वाज मेकिंग, उनको ऐसा लगता था कि इस बात का इदराक ही नहीं है कि वो पाकिस्तान में है या हमारी कल्चरल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, एंड देयरफॉर शी वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट। हाँ, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो उस वक्त उसको जो है बहुत ज़्यादा फेम भी मिल रहा था, लोगों को लोगों से उसको जो चैनल तक वो नहीं पहुंच सक रही थी, वो फिर सोशल मीडिया के ज़रिए वो चैनल्स तक, टीवी तक पहुंची। टीवी तक क्या, फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे। तो आज मेरे ख्याल में बताओ, इतनी सारे लड़के लड़कियां इस वक्त टीनेजर्स यही कर रहे हैं जिनके हो सकता है खानदान वालों को, घर वालों को पता भी ना हो वो क्या कर रहे हैं, एंड दे ऑल्सो, मुझे लगता है समटाइम्स दे ऑल्सो गेट कैरिड अवे, बिकॉज आप अपने आप से कैमरे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट्स फीडबैक आपको आ रही है, लेकिन एज सच आपको कोई गाइड करने वाला, बताने वाला नहीं है। एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, एक बात कि जो नेगेटिव किसी के लिए भी बात करते हैं सोशल मीडिया में, मैं आपको ये बताऊं, साइबर क्राइम इस पे बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा है और इसके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा एक्ट्स भी मौजूद हैं कि आप अगर कोई भी नेगेटिविटी, वो तो फ्रॉडुलेंट नहीं, इसके अलावा भी अगर किसी ने मेरी खबर भी गलत लगा दी है ना, तो मैं उसके खिलाफ केस कर सकती हूँ। मैं पर्सनली समझती हूँ कि नफरत अंगेजी पे, भेजी पे भी काम होना चाहिए, ये है, इसका एक्ट है। मसलक की बुनियाद पर, किसी की रंग नस्ल की बुनियाद पे, लसानी बुनियादों पे सबके लिए एक्ट है। क्योंकि मैं एक शो कर रही हूँ फैज की अदालत फॉर अ वेब चैनल ही, तो हम लोग ने सोशल मीडिया के लिए ये एक शो भी किया जिसपे सारे हमें जो है शिक्स बताई गई थी। मैं होस्ट कर लॉयर ने बताया कि जितने भी अगर आपके खिलाफ किसी ने कुछ, इवन फेसबुक पे भी आपके खिलाफ कोई बात की है या आपके लिए लिखा है, everyone has to be very careful। I have a very different question। हमजा, मुझे ये बताओ सारों के क्वेश्चंस को क्लियर करना। बहुत सारे लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा होते हैं, टेलीविजन चैनल्स पे वो प्राइम टाइम एंकर्स होते हैं, लेकिन जब वो अपना यूट्यूब पे चैनल लेके आते हैं या सोशल मीडिया पे, वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसकी क्या वजह है? जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम कर रहे होते हैं तो दे हैव अ टीम, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, DOPs एंड दे ऑल आर इन्वॉल्व्ड, तो वो सब मिलके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। व्हेन दे कम ऑन यूट्यूब तो दे जस्ट वर्क सिर्फ, तो उसमें ऑफ कोर्स इतना अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते, बट फिर भी उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो इट्स ईजियर फॉर देम टू कम ऑन यूट्यूब एंड स्टार्ट देयर वर्क। नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये था कि क्या जिस अंदाज में वीडियोस बनती हैं, जो गुफ्तगू का अंदाज है, बाकी चीज़ें, वो मुख्तलिफ है सोशल मीडिया पे, यानी अगर तुम टेलीविज़न के लिए कंटेंट बना रहे होते वो मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू द सोशल मीडिया? मुझे लगता है नहीं, मुख्तलिफ नहीं होता। सारी बात होती है कि आपके पास कितना बजट है, क्या आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किसके साथ आप काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई ब्रांड्स काम नहीं कर रहे और आप बहुत ज़्यादा पैसों से एक शो बना देते हैं यूट्यूब पे, तो वो इतना फायदेमंद नहीं होगा। इनका मतलब ये है कि आपकी स्लैंग, जो लैंग्वेज होती है वो आप स्लैंग भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ज़बान का, लैंग्वेज का आप लोग ख्याल रखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल रखते हैं। जैसे आप कह रही थी कि कंदील बलोच की बात हो रही थी, लेकिन बात ये होती है कि जब आप कोई चीज़ प्रॉपर्ली कर रहे होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी मीडियम पे, उसकी एक इंस्ट्रक्शंस होती है, गाइडलाइंस होती हैं, उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सही। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, बेशक आपको व्यूज़ भी मिल रहे हैं, इट्स अगेंस्ट द लॉ। तो कंदील बलोच में रोक टोक है इसके लिए? लेकिन रोक टोक यूट्यूब इस तरह कर सकता है। मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ तो मुझे यूट्यूब का पता है कि वो इस तरह कर सकता है कि वो आपका चैनल डीमोनेटाइज कर देगा, आप अपनी वीडियो से पैसे नहीं कमा सकते। उनके पास मरहलावार आपको पेनलाइज करने के तरीके मौजूद हैं, चैनल गाइडलाइंस, प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। ट्विटर ने भी एक बहुत बड़ी तादाद में अब जो अकाउंट्स हैं उनको बंद किया है। इसके अलावा फेसबुक पे हम देख रहे थे कि फेक इन्फॉर्मेशन अबाउट पोलियो की जो मुहिम थी, उसके लिए अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन डाली है उसको भी बैन किया जा रहा है। बट फेसबुक पे भी काफी पेजेस बैन हुए हैं, और जो देखें जो रिलीजियस पे या सोशल इश्यूज पे या कोई सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी पे जो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं उनके पेजेस बैन हुए हैं। इसी तरह यूट्यूब पे भी अगर आप कोई वीडियो बना दें, तमाम गाइडलाइन से ज़्यादा हमजा, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही था। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरीन, हमजा एंड नाजिया फॉर बीइंग हियर विद अस। ये बड़ा अहम है कि चैलेंज बन जाएंगी, हम कंटेंट मेकर्स को भी कह सकते हैं कि ज़िंदगी के साथ कुछ अपने रियल करो, बी कंटेंट बेस्ड एंड जस्ट डोंट मेक योर साइड हसल योर मेन प्रोफेशन। लेकिन अहम बात ये भी है कि एज अ व्यूअर भी हम अपने आप की ज़रा जिम्मेदारी कबूल करें। हम खुद जाकर जिन चीज़ों को देख रहे हैं उसको बेशक बुरा ही कह रहे हो बाद में, लेकिन जब तक हम उसको देखना नहीं छोड़ेंगे तो कोई करेक्शन आ नहीं सकती। सो प्लीज़ बी माइंडफुल जब आप किसी क्लिक बेट पे या किसी बड़ी सेंसेशनल हेडलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको पता होता है कि आप क्या देखने जा रहे हैं, और अगर फिर आपके पास धोखा हो तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि फॉल्ट किसी और का था। बट आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।